So hello future doctors, welcome to the Biodecode by Chaudhary. वेलकम एंड आज हम बच्चों कवर अप करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और मैं मिनिमम टाइम में इस चैप्टर को मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर आपको दूंगी। तो सबसे पहले क्या टॉपिक रहेगा हमारा, सेल क्या है, फिर उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी, कब दी और उसके क्या डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल। उसके बाद ओवरव्यू करेंगे सेल का। उसके बाद दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इनका अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम हमारे आसपास देखते हैं, लिविंग चीज़ें भी दिखती हैं हमको, नॉन लिविंग चीज़ें भी दिखती हैं। हम लिविंग के लिए एनिमेट वर्ड भी यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ, what is that make an organism living or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has। यानी आप इस चीज़ को सोच के आश्चर्यचकित भी होते होंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या वो चीज़ है जिससे आप अपने आप को लिविंग समझते हैं और क्या वो चीज़ नॉन लिविंग के पास नहीं है जिससे वो नॉन लिविंग है। ओके, और लिविंग के पास क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है सेल। सेल एक बेसिक यूनिट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए, कुछ सिंगल सेल से बने हुए थे, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए थे। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज सेल, यानी सेल क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, वो अपना जो काम है, सारे काम, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन और जितना भी असेंशियल वर्क्स है हमारी लाइफ के, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारे असेंशियल फंक्शन हैं हमारी लाइफ के, ये एक सिंगल सेल की हेल्प से ही कर लेते हैं। उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो सारे असेंशियल फंक्शन एक सिंगल सेल से ही कर लेते हैं। ओके, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कुछ भी कम हुआ तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि हैंस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेल की आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, सबसे फर्स्ट डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो कि डेड सेल की करी थी। वो बार्क के अंदर की थी और डेड इसलिए था क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। ओके, और फर्स्टली हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है कि फर्स्ट किसने देखी थी सेल, तो वो है एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया के अंदर। सो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। एंटन वन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट लाइव से। ओके, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद तो बहुत सारी डिटेल में स्टडी हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी पढ़ते हैं अपन। सेल थ्योरी में आप दो साइंटिस्टों के मेनली नाम पढ़ेंगे। सेल थ्योरी किसने दी है? स्क्लेडन ने और श्वान ने। और स्क्लेडन ने 1838 में दी थी, इसके जस्ट बाद श्वान ने दी थी 1839 में। स्क्लेडन और श्वान दोनों ही जर्मन के थे, बट स्क्लेडन इज़ अ बॉटनिस्ट और श्वान इज़ अ जूलॉजिस्ट। इसको हम कैसे रिलेट करते हैं? श्वान जूलॉजिस्ट, यानी श्वान सेल्स हम जूलॉजी में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेट करके हम श्वान को जूलॉजिस्ट याद रख पाएंगे। ओके, अब एज यूजुअल ये बॉटनिस्ट थे स्क्लेडन साहब, तो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी करी थी और दोनों का एक ही बात था कि सेल और उसके प्रोडक्ट ऑफ द सेल से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरा बना हुआ है। ओके, एट अबाउट दैट द सेम टाइम श्वान ने भी यही स्टडी की थी, और स्क्लेडन ने प्लांट के बारे में बोल दी थी ये बात, और श्वान ने एनिमल्स के लिए बोली थी। उसके अलावा जो मेनली आपको कोचिंग वगैरह में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि सेल वॉल किसने बताया था कि आउटर लेयर जो है प्लांट की वो सेल वॉल है और एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो वो बताया था हमारे श्वान ने।
So Schwann, a German zoologist, studied different type of the animal cell and started that the cell had a thin outer layer and which is today known as plasma membrane. He also concluded based on his study on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. ये वाली बात को हम highlight कर लेंगे because it is very important. बहुत सारे बच्चे इसमें स्क्लेडन लगा के आ जाते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि स्क्लेडन ने प्लांट की स्टडी की थी, बट जो ये सेल वॉल वाला कॉन्सेप्ट दिया था वो श्वान ने दिया था. ओके, अब आ जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज अ हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ओके, स्क्लेडन और श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है हमारी नीट 2026 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड. मतलब इस सेल थ्योरी ने बताया था कि मतलब हम काई से बने होते हैं, हम सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हुए थे, बट ऐसा नहीं बताया था कि नई सेल्स कहाँ से बनती है. तो उसके बाद आए थे हमारे रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में कि जो न्यू सेल्स बन रही है वो पुरानी ही सेल से बन रही है, यानी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विच इज़ ओमनी सेलुला ई सेलुला. ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओमनी सेलुला वाले स्टेटमेंट भी PYQ में आ चुका है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया कुछ सेल थ्योरी के अंदर, उसको फाइनल शेप दे दिया. सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, मतलब सेल थ्योरी को हम अगर समराइज कर देंगे तो ये 2 पॉइंट्स कवर करेंगे. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सेल नई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही राइज हो रही है. ओके, अब थर्ड हमारा टॉपिक आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल. तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ऑनियन पील. अब हम प्लांट सेल को पढ़ने के लिए ऑनियन पील लेंगे और ह्यूमन सेल को पढ़ने के लिए ह्यूमन चिक सेल लेंगे. ओके, एंड अंडरस्टैंड द सेल. और उसके क्या बना, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन ऑनियन पील. आपने पहले भी ऑब्जर्व कर रखा होगा. और ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू किया. लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट किया. ऑनियन सेल इज अ टिपिकली प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज द आउटर बाउंड्री. आउटर बाउंड्री के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जो कहता है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर. तो जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है टिपिकली प्लांट सेल का वो क्या निकला, अपना सेल वॉल निकला. और जो अपना एनिमल सेल का है निकला वो क्या निकला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन. इनसाइड द सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. उस सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिला, उसका नाम है न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल को रखता है और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा DNA. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक. जिस सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं. और जो सेल्स लैक करती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. दोनों के पास फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो ऑक्यूपाई करते हैं उसके वॉल्यूम को, सेल के वॉल्यूम को. ओके, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही है दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, वो किस में होती है, हमारे सेल में, साइटोप्लाज्म में होती है. सॉरी. इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर. प्लांट्स में भी एनिमल्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स और प्लांट दोनों के अंदर होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस. तो ये कहाँ पर होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, अकर इन किप. और यही चीज़ जो है, यही केमिकल रिएक्शंस है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, यही एक लिविंग को लिविंग स्टेट में रखती है. इसके बाद बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. तो न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. और जबकि ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट, राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स. सारी सेल्स में राइबोसोम मिलते हैं, भले वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, विद इन द सेल.
राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म में ही नहीं, जब वो दूसरे ऑर्गेनल्स में भी मिल सकता है। ये अकेला ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दूसरे ऑर्गेनल में मिल सकता है। क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? प्रोकैरियोट्स के तो बस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसमें होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रेजेंट है उसमें भी होता है। और मेनली साइटोप्लाज्म के अलावा जो यूकैरियोट्स के अंदर इंटरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो एनिमल सेल में होता है, वो है सेंट्रोसोम, और इसका मेनली फंक्शन सेल डिवीजन में होता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, the smallest cell are only 0.3 micrometer in length. सेल डिफरेंट टाइप के साइज, शेप में होते हैं बिकॉज ऑफ उनके फंक्शन की वजह से कि उनको क्या फंक्शन करना है आगे, उस हिसाब से। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, जिसका लेंथ कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल यानी यूनिसेल जो है वो किसकी है? एगोफॉस्ट्रिच की है। ओके, जबकि मल्टी सेलर में ह्यूमन की आरबीसी है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। सेल अपने शेप में भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर भी हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अपने अपने फंक्शन के हिसाब से वो सेल्स मॉडिफिकेशन हो जाती है ना। तो उसके बाद ये दे रखा अपन को आरबीसी का स्ट्रक्चर। आरबीसी ऐसी होती है राउंड और बाई कनकेव होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? अमीबॉइड शेप की होती है। कॉलमनार लॉन्ग नैरो होती है, ये है हमारी लॉन्गेस्ट सेल। ब्रांच्ड और लॉन्ग होती है नर्व सेल। ट्रेकियड इलोंगेटेड होती है। मीजोफिल सेल राउंड और ओवल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो द प्रोकैरियोटिक सेल आर द रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज ये एनिमल के प्लूरल फ्लूइड में से निकला था और ये क्या कर रहा था? वहाँ पर निमोनिया कोज कर रहा था, इसलिए इसका नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रखा पीपीएलओ का। ओके, माइकोप्लाज्मा का। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली, जो जितना ज़्यादा स्मॉलर होता है वो उतना ज़्यादा फास्टली मल्टीप्लाई करता है देन द यूकैरियोटिक सेल। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेज द कॉलम में देखने को मिलता है। बेसिलस मतलब रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप। इसको आप लर्न कर लेना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मेज द कॉलम में। तो ये द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है। इवन द प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। All prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या है, वो आप अच्छे से लर्न करना। All prokaryotes have the cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma, ऐसे पॉइंट्स पूछते हैं। इसमें अगर एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा नहीं लिखा हुआ आएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्मा। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड होता है क्योंकि उसके आसपास कोई लेयर नहीं होती। ओके, मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम आता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिकल कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ये यूनिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट, उसमें से एक कैरेक्टर क्या है कि रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए, ये बायोटेक में काम आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स, इसमें ना तो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। फाउंड प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, जब एक्सेप्शन क्या है इसका भी? राइबोसोम है। ओके,
इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन द यूकैरियोट आर फाउंड प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। डिफरेंशिएशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन का। मीजोसोम, मीजोसोम जो है ये बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, इसके बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं। ये एज अ माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्क करता है यूकैरियोट्स के अंदर, वैसे मीजोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये एक इनफोल्डिंग ही होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे कि पीपीएलओ का यहाँ पर साइज 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है, जबकि इंटेक्स्ट में जो है एनसीईआरटी में वो अभी अपन ने पढ़ा 0.3 माइक्रोमीटर होती है। पीपीएलओ को ही हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। वायरस, अभी आप सोचोगे कि हमने पीपीएलओ को सबसे स्मॉलेस्ट बोला, वायरस को क्यों नहीं बोला? बिकॉज वायरस इज अ नॉन, वायरस एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। वायरस कंप्लीटली लिविंग में नहीं आता है, वायरस के पास सेल्स नहीं होती है। जब ये लिविंग के अंदर होता है तो वो लिविंग हो जाता है। नॉन लिविंग, अगर ऐसे ही इन्वायरमेंट में वायरस कोई प्रेजेंट है तो वो यूजुअली नॉन लिविंग ही होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट लिविंग होता है पीपीएलओ। जबकि वायरस की तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होती है। टिपिकली बैक्टीरिया की यहाँ पर 1 to 2 माइक्रोमीटर दे रखी है, उधर दे रखी है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एंड यूकैरियोट्स की 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरियाज में कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है। ये सेल एनवेलप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, 3 लेयर का बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट होती है इसमें ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर का मेनली बना हुआ होता है। कौन कौन सी? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन इन द plasma membrane. Although each layer of the envelope perform a distinct function, हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। They act together as a single protective unit, ये तीनों एक साथ एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसा काम करती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है सेल एनवेलप के बेसिस पर एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स, और किस मैनर में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमने 2 टाइप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया है स्टेनिंग प्रोसेस के बेसिस पर। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं, एंड जो नहीं लेता है उसको ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं। सिंपल एज दैट। ग्लाइकोकेलिस डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकेलिस की थिकनेस और कंपोजिशन वेरी करती है। इट कुड बी अ लूज शीट, अगर लूज शीट होगी तो स्लाइम लेयर बोल देंगे, वाइल अगर वो थिक या टफ होगी तो उसको अपन कैप्सूल बोल देंगे। अब लूज शीट तो लूज होता है तो वो स्लाइम कैसा लूज होता है, ऐसे उसको याद कर लेना आपको। और थिक और टफ, कैप्सूल कितना थिक और टफ होता है वैसे हम याद कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी चेंज द कलर। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल का काम क्या है? वो शेप को डिटरमाइन करती है, शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल शेप ऑफ द, आपको मैं बस एग्जैक्ट पॉइंट को हाईलाइट करा रही हूँ। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को बर्स्टिंग से या कोलैप्सिंग से। यानी उस किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर वो फटने वाली है, अगर उसमें या फिर वो कोलैप्स हो जाएगी तो उसको प्रिवेंट करने का जो वर्क है वो सेल वॉल के पास है। सो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, सिलेक्टिवली परमेबल होती है एंड इंटरेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन जो है मतलब बहुत कम बच्चों को पता रहती है। इवन ये चीज़ मुझे भी, जब मेरे टेस्ट हुआ था तब मैंने भी ये वाला क्वेश्चन गलत किया था। ये वाला क्वेश्चन हमारे में आया था कि द मेम्ब्रेन विच इज़ इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, उसमें 3 के नाम थे, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि अगर उसने एनसीईआरटी की इस वाली लाइन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ रखी थी, फिर भी कि आउटसाइड वर्ल्ड, तो हम ऐसे सोचेंगे सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स होता है, देन सेल वॉल होता है, देन सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो अंदर आ रहा है तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकेगा? ये बात अगर
अगर अगर अपन नॉर्मल इंसान सोचते तो हम तो यही सोचते हैं, जबकि ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकेरियोट्स, और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलरली है यूकेरियोट्स के। ओके, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज अ मेसोसोम। अब मेसोसोम आ गया, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ, ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेला के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब इसके फंक्शन आ गए। मेसोसोम के फंक्शन क्या है? सेल वॉल को का फॉर्मेशन करवाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, नहीं वही रेप्लिकेशन नहीं है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सिक्रीशंस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये मेसोसोम के फंक्शन है। और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। इन प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर कंटेन पिगमेंट। अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि क्रोमेटोफोर है जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है, बैक्टीरियल। सो क्रोमेटोफोर एंड मेसोसोम दोनों हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्या हो गए? स्ट्रक्चर हो गए। ओके, इन्वेजिनेशन। फिर क्या जगह बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास फ्लैजिला है या नहीं है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मतलब वो मोटाइल है, फ्लैजिला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल है। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अरेंजमेंट और नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है हर एक बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियल फ्लैजिलम के पास 3 पार्ट होते हैं। फिलामेंट विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, हुक एंड द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सबसे बेस में होती है। हुक जो होता है ये अटैच करता है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। ओके, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये सरफेस से बाहर के साथ इन्वेजनेट होता है। ओके, बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री भी सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। जो पिलाई और फिम्ब्री है ये मोटिलिटी में रोल बिल्कुल भी प्ले नहीं करते। इनका काम क्या होता है? होस्ट से चिपकने का। ओके, द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन। और फिम्ब्री जो होता है वो स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच होने से होस्ट की बॉडी से या फिर रॉक्स से। ओके, तो अगर आपके किसी भी टेस्ट सीरीज़ में या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पिलाई एंड फिम्ब्री हेल्प इन लोकोमोशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज पिलाई एंड फिम्ब्री हेल्प इन ओनली एंड ओनली अटैचमेंट, ओके, विद द होस्ट। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो अभी अपन ने पढ़ा था जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। कितना बड़ा होता है राइबोसोम? 15 नैनोमीटर से लाके 20 नैनोमीटर की इसकी साइज़ होती है। और 2 टाइप की सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, 50S एंड 30S। ठीक है, which when present together 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसको आप इन दोनों को सम करके बिल्कुल भी लर्न मत कीजिएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा प्रैक्टिस से कि 50S 30S किसकी सब यूनिट है, 70S की, और 60 और 40 जो होती है वो 80S की सब यूनिट है। ओके, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस को करना। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA। अगर बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं उसको अपन पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। द राइबोसोम ऑफ पोलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। और वो वाला जो राइबोसोम होगा वो उस mRNA को काई में प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इंक्लूजन बॉडीज नेक्स्ट टॉपिक है, इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक बॉडी के अंदर वो इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। दिस आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करते हैं। ओके, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, इसके एग्जाम्पल है। गैस वैक्यूल भी मिलता है, किसके अंदर मिलता है? एज ए इंक्लूजन बॉडी ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ओके,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। बहुत ही बड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर से। ओके, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। यूकैरियोट्स के अंदर सारे प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते, फंजाई आते हैं, मतलब एक्सेप्ट मोनेरा वाला किंगडम, यानी बैक्टीरिया वगैरह को हटा के जितने भी अपन देंगे सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ओके, इन द यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंशन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर, किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सारी यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती, क्यों, प्लांट्स और एनिमल्स में ही कुछ डिफरेंस देखने को हमको मिलते हैं। जैसे कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है जबकि एनिमल के पास नहीं होती है। प्लास्टिड होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ये दोनों भी एनिमल के पास नहीं होता है। उसके बाद एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जबकि वो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल लिखा है। ओके, इसको भी याद रखना आप। देन ये है स्ट्रक्चर। ये दोनों डायग्राम नीट में तो अभी तक पूछे नहीं है, बाकी आप एक बार इन दोनों को देख लेना, बोर्ड्स में ज़रूर इनका डायग्राम आते हैं। देन let us look at individual cell organelles, understand this structure and function. Okay, so diagram से अब आएगा सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई है, 1950 में। ओके, इसकी ही स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही डिस्कवरी के बाद हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना बहुत आसान हुआ। मीनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी इनेबल्स द साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केमिकल स्टडीज़ सेल मेम्ब्रेन की स्पेशली जैसे कि आरबीसी है, ये पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद। बस इस वाले पैराग्राफ में बस इतनी सी बात लिखी रखी है। दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इस स्टडी के बाद हमको पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन की ही बनी हुई है। मेजर उसमें लिपिड होता है, उसका नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड। देट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टेटमेंट वगैरह में बहुत आता है कि पोलर हेड पोलर है या नॉन पोलर है, ये इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी हाईलाइटर से। ओके, तो क्या है, कहाँ पर थी, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, और पोलर है इसलिए वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ओके, तो पोलर है, क्या है, हेड है, आउटर साइड प्रेजेंट होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है, अंदर की साइड होती है, और नॉन पोलर होती है। ओके, और किसी होती है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सेचूरेटेड वाला, अगर सेचूरेटेड लिखा होगा तो अपन को टेल से रिलेट करना, नॉन सेचूरेटेड लिखा आएगा तो हेड से रिलेट करना है। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वॉल्वमेंट। यानी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो एक्वस इन्वॉल्वमेंट से प्रोटेक्टेड होती है। इन एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई बहुत सारी, उसके बाद पता चला कि प्रोटीन लिपिड के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी, मतलब सेल टाइप किस टाइप का है उससे भी वेरी कर सकता है प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन। जबकि प्रोटीन लिपिड प्रेजेंट रहेगा, ये तो सब में कॉमन है, जबकि इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरी कर जाता है। ओके, ह्यूमन बींग्स की अपन ने आरबीसी के अंदर स्टडी करी। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है।
आरबीसी के अंदर अपने स्टडी करी, उसमें पता चला कि अप्रॉक्स 52% जो है वो प्रोटीन है, 40% जो है वो लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल पेरिफेरल। अब क्या रहता है कि मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो होते हैं वो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि किसके बेसिस पर हमने प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। तो किसके बेस पर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन कितने अंदर धसे हुए हैं, इंटीग्रल है या पेरिफेरल है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि अपन उसको निकाल पाएँ ऐसे, ओके। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, पेरिफेरल वाले ऑब्वियसली सरफेस पर, इसलिए उनका नाम पेरिफेरल भी है। वाई द इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो कुछ पार्शियली बरीड भी होते हैं, कुछ टोटली बरीड भी होते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में ये देख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या है, ये टोटली बरीड है, ओके। ऐसे आप डायग्राम देख लेना, ये कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर ये शुगर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरी के ऊपर है। ये इंटीग्रल है, कम्प्लीटली बरीड है, ये पार्शली बरीड इधर दिख रहा है ऐसे। सो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। कब किया था, 1972 में। तो इम्प्रूव्ड मॉडल जो है इसका कब प्रपोज किया गया था, 1972 में। और किसने करा था, सिंगर निकल्सन ने। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसको कैसे एक्सेप्ट किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड यानी सेमी फ्लूइड होता है, और उसी वजह से जो मूवमेंट है वो बाय लेयर के अंदर, लिपिड की बाय लेयर के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, यानी उसकी मूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। अब फ्लूइड तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो सेल ग्रोथ में फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत काम आती है। एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शन याद करना है आपको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, तो इसमें से कुछ जो चीज़ें होती है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ओके। सो कम्प्लीटली परमिएबल नहीं होती, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिना किसी एनर्जी के हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चले आते हैं, उसको पेसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसका फंक्शन, कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाना। ये सेमी परमेबल होती है, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के भी ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, उनको पेसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर यानी वाटर क्या एक सॉल्वेंट है, तो उसका हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, उस मूवमेंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ओके। तो पोलर जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड की बाइलेयर जो है वो नॉन पोलर है, उस अगर सेम नेचर होता है तो वो इजीली उससे पास कर जाता है, पर अगर डिफरेंट नेचर हुआ तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, तो उनको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ओके। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट, और कुछ जो आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको पहुँचाने का काम, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जाना पड़ता है। तो कुछ एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड यहाँ से अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ
आयन्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन। तो अगर हमको लो से हाई कंसंट्रेशन में जाना है तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी तो उसमें एटीपी यूज़ होंगे अगर, तो उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, Na+K+ पंप। सो ये Na+K+ पंप का जो यूज़ है ना, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में। उसमें न्यूरॉन वगैरह आती है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन और वो वाले चैप्टर में आपको लोकोमोशनल मूवमेंट में Na+K+ पंप का जो है यूज़ वो देखने को मिलेगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन से आयंस पास होते हैं, बस सिंपली ऐसे याद रखना अभी तो आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है और रिजिड है, ओके। फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग बनाता है, फंजाई और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। जो होता है नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल, ये खाली उसको शेप या फिर उसको प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे उसके मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है, अनडिज़ायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल को अंदर नहीं आने देता है। एल्गी के पास सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है। सो ये जो है फंक्शंस है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। सेल वॉल के फंक्शन से शेप प्रोवाइड करता है, उसके बाद मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन और बैरियर प्रोवाइड करता है, ओके इतने। उसके बाद जो एल्गी है उसका सेल वॉल किसका बना हुआ था, सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मेनन, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ओके। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइड होती है इसमें, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, विच इज़ ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे प्राइमरी वॉल जो होती है वो डिमिनिश हो जाती है, ओके। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। प्राइमरी के अंदर साइड बनती है सेकेंडरी वाली वॉल, जो कि टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके, साइड ऑफ द सेल। द मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लेमेला एक लेयर होती है जो मेनली किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल। मिडिल लेमेला का काम क्या है, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखने का, ओके। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन होता है जो सेल वॉल और मिडिल लेमेला दोनों को क्रॉस करके एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, ये इसका काम है, ओके। सो मेरी बैटरी अभी कम बची है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पढ़ाऊँगी। ये सारी स्लाइड्स है अभी तो मैं इतना ही आज पोस्ट कर रही हूँ। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूरी NCERT को इस चैनल पे आपको पढ़ाना चाहती हूँ, और कम से कम टाइम में। तो इस लेक्चर को आप 1.5x पर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, बाय।